वेलकम माय चैनल एसएसटी जोन डीएवी। हम कर रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर 19 द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव। हमने इस चैप्टर का ये हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया था। चलो हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लें, समराइज कर लें। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यूनियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, जुडिशरी उन्हीं को इंटरप्रेट करता है, यानी उसकी मीनिंग्स क्लियर करता है लोगों के सामने। ठीक है, चलो एग्जीक्यूटिव की सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। एग्जीक्यूटिव एक ऐसा ऑर्गन होता है जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा हमारे पास 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हम प्रेसिडेंट को कहते हैं, जिन्हें हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, और रियल एग्जीक्यूटिव हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। प्रेसिडेंट के हमने क्वालिफिकेशंस देखी थी कि उन्हें इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, 35 ईयर्स कम से कम कंप्लीट कर लेना चाहिए, और क्वालिफिकेशन जो भी लोकसभा मेंबर के लिए होनी चाहिए, जैसे कि उनको बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल केस नहीं चलना चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी ठीक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और उन्हें किसी भी प्रॉफिट ऑफ पोस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन मैंने बताया था, इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स उनको इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। अभी हम इसको दोबारा से नहीं करेंगे। एक चीज़ इम्पीचमेंट है, उसको हम समझेंगे। इम्पीचमेंट क्या है? जब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई काम करे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करे, तो हम उसको इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकते हैं। उन्हें हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी के बाद उनके पास जो रेजोल्यूशन आएगा इम्पीचमेंट का, वो पास हो सकता है और उन्हें हटाया जा सकता है। अगर किसी रीज़न से प्रेसिडेंट नहीं है, उनकी डेथ हो गई, अदरवाइज़ उन पे इम्पीचमेंट लग गया, या फिर वो किसी रीज़न से वो हट गए, तो क्या हो सकता है? उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। आज हम करने वाले हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आज से हमारा पार्ट 2 चैप्टर जो है ना, अभी इस वीडियो से स्टार्ट होता है। चलिए हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स कौन कौन सी होती हैं, वो क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स वो पावर्स हैं जो हमारे लॉज, जो बिल्स, जो लॉज बने हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी जो हमने सेकेंड पढ़ा है एग्जीक्यूटिव, उसमें जो हेड हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। इनका काम होता है सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न हैं, इन्हीं के नाम से वो डिसीजंस लिए जाते हैं। जो भी बिल्स लोकसभा, राज्यसभा में, लेजिस्लेचर में जो भी पास होता है, वो इन्हीं के नाम से पास होता है। यही अप्रूव्ड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सुप्रीम कमांडर हैं डिफेंस फोर्सेस के। जितने तीनों हैं हमारे पास, नेवी, आर्म्ड फोर्सेस, इन तीनों में जो हेड है ये हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं, प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसा है कि सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो प्रेसिडेंट, कमांडर के इनके नाम पे ही लिए जाते हैं। तीनों के जो भी डिसीजंस होंगे वो अपने लेवल पे वो खुद ही लेंगे, बट नाम जो है ना इन्हीं का होता है। ठीक है, जितने भी आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ हैं, इनके जो भी डिसीजंस होंगे वो इनके नेम पे होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो भी होंगे इनके नेम पे होंगे। ये सिर्फ नॉमिनल पावर है इनके पास, रियल पावर नहीं है। ठीक है, हैज़ द राइट टू kept इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू द पीएम। ये पीएम से, प्राइम मिनिस्टर से या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से जो भी डिसीजंस वो लेते हैं उसके बारे में ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेने का इनके पास राइट है कि आपने कौन सा फैसला लिया, क्यों लिया, और उसका कंट्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट होगा। ये सारे इनके क्या है, पावर्स हैं। ठीक है,
इसके अलावा ये मेजर अपॉइंटमेंट्स करते हैं, ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स करते हैं। सबसे पहला अपॉइंटमेंट इनका प्राइम मिनिस्टर का होता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट में जितने भी गवर्नर हैं उनको अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज हैं उनको, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज, और इन सबको ये क्या करते हैं, यही अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग, जो ऑडिट और टैक्स से रिलेटेड जो हमारे हेड होते हैं उनको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी जो हमारे लॉज के जो हेड हैं, जो हमारे सबसे बड़े लॉयर होंगे जिसको सारे लॉज वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जो हेड होते हैं उनको। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन और यूपीएससी के, इन सबको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनको ये अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या कहते हैं कंसिडरेशन या फिर उनके एडवाइस पर ही उनको अपॉइंट करते हैं। इनके पास ये नॉमिनल पावर होती है। इसके बाद लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर समझ में आया, जो भी ये सारे के सारे हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स थे, जितने भी थे ये सारे हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं, जितने भी लॉज बने इन सब का काम है उनको इम्प्लीमेंट करना, इन सब की अपॉइंटमेंट इन्होंने की, मतलब इनके पास ये एग्जीक्यूटिव पावर है। अब हम करेंगे लेजिस्लेटिव पावर, यानी लॉज बनाने में इनके क्या पावर हैं। इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, कैन समन, प्रोग्यू एंड एड्रेस पार्लियामेंट। यही क्या करते हैं, जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो उसको बुलाते हैं, प्रोग्यू मीन्स उसको फिर ख़त्म करते हैं, और पार्लियामेंट को फर्स्ट टाइम जब एड्रेस करना होता है ये यही करते हैं, ठीक है। यानी एड्रेस मतलब जो पहला वो स्पीच देते हैं यही देते हैं। एनुअल पार्लियामेंट सेशन बिगिन विद द प्रेसिडेंट, एनुअल पार्लियामेंट जब स्टार्ट होता है तो इन्हीं के भाषण, इन्हीं के एड्रेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है कैन डिज़ोल्व लोकसभा, ये लोकसभा को डिज़ोल्व कर सकते हैं, जो आपने ही समझा है, ये पीएम के एडवाइस पे लेकिन डिज़ोल्व कर सकते हैं, या अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं। नो बिल बिकम लॉ विदाउट प्रेसिडेंट एसेंट, यानी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, प्रेसिडेंट के मर्जी के बिना कोई भी बिल जो है लॉ नहीं बन सकता, यानी उनका अप्रूवल होना मस्ट है। ये अलग बात है कि वो उसको अप्रूव करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मनी बिल नीड्स प्रियर अप्रूवल टू इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, लोकसभा को में मनी बिल को आने से पहले ही वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके अप्रूवल के लिए, उसके बाद उसे लोकसभा में क्या कहते हैं उस रिजोल्यूशन को, उस लॉ बिल को लाया जाता है। फिर इस राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो हैं, जो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, आर्ट, लिटरेचर, उनको नॉमिनेट भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। कैन नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियंस, तो इनको जब ये नॉमिनेट कर रहे हैं तो ये किस सेक्शन में है, ये जाएंगे हमारे लोकसभा और राज्यसभा, उस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर पावर। ये हमारे लेजिस्लेचर पावर के ये लोग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनके पास कुछ फाइनेंशियल पावर भी होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास, जो है यूनियन बजट इज़ प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो यूनियन बजट यानी साल भर का जो एक बजट बनता है हमारे देश का, वो किसके नाम से प्रेजेंट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। मनी बिल रिक्वायर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन बिफोर इंट्रोडक्शन, यानी मनी बिल को लोकसभा में लाने से पहले जो अभी हमने पढ़ाई था उसको प्रेसिडेंट से अप्रूवल चाहिए। तो हमने 3 पढ़ लिए, हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेचर पावर और फाइनेंशियल पावर, ठीक है। इसके बाद हम जुडिशियल पावर पढ़ते हैं। इनके पास जुडिशियल पावर कौन कौन से होते हैं, ये सारे जजों को अपॉइंट करते हैं, जो हमने फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर में पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस को, ठीक है। इन जजेस को कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। क्वेश्चंस होंगे इसलिए आपको ध्यान रखना है। कैन रिड्यूस, पोस्टपोन और चेंज द डेथ सेंटेंस व्हेन अपील फॉर मर्सी, अगर किसी को मर्सी के लिए कोई अप्लाई करता है तो प्रेसिडेंट जो है उस सज़ा को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है या चेंज कर सकता है। कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमीशन और कम्यूट पनिशमेंट, ये क्या कर सकते हैं, किसी को माफ़ी भी दे सकते हैं, ठीक है। रिप्रीव भी कर सकते हैं, यानी सज़ा को कुछ दिन के लिए रोक भी सकते हैं। रिस्पाइट भी कर सकते हैं, सज़ा अगर बहुत टफ है तो उसको थोड़ा हल्का भी कर सकते हैं। रिमीशन भी कर सकते हैं, सज़ा के टाइम को कम भी कर सकते हैं। यानी इन सारे पनिशमेंट्स को प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कम करने की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है।
अभी हमारे पास इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पावर है इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर होता है। पहले हम समझते हैं इमरजेंसी पावर होता क्या है। इसको हिंदी वर्ड हम देंगे तो आपातकालीन शक्तियाँ, यानी अगर किसी कंट्री में 3 तरीके की इमरजेंसी लग सकती है, नेशनल इमरजेंसी और स्टेट में इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी। तो हम समझते हैं कि इमरजेंसी होता क्या है। इमरजेंसी के टाइम में जो सिविलियंस हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो बहुत ही लिमिट कर दिए जाते हैं। हमारे राइट्स को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है, उसमें बहुत ही हमारे पास लिमिटेड राइट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस समय हमारे राइट्स को क्यों कम किया जाता है, ताकि कंट्री में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उस टाइम में हमारे पावर्स को कम करके सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी। तो पहले हम समझते हैं नेशनल इमरजेंसी क्या है। नेशनल इमरजेंसी है पूरे कंट्री में इमरजेंसी लगना। वो कब हो सकता है? वो 3 टाइम में हो सकता है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल आर्म्ड रिवेलियन। वॉर मतलब दोनों तरफ से अगर युद्ध हो जाए किसी और कंट्री के साथ हमारी कंट्री की, तो उससे उस टाइम में क्या होगा, कंट्री में इमरजेंसी लग जाएगा, हमारे सारे जो भी फंडामेंटल सिविक राइट्स हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वॉर के टाइम में वो अपने वॉर के टाइम में वो किसी तरीके से कंट्री को बस रन करती है, इसलिए हमारे राइट्स को उस टाइम सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे लिए कंट्री जो है वो अबव होता है, हमारे ऊपर होता है, ठीक है। पर ये हमारा इमरजेंसी जो है ना ज़्यादा टाइम के लिए होना नहीं चाहिए। दूसरा हमारे पास है एक्सटर्नल एग्रेशन। तो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है जब हमने वॉर के लिए नहीं किया पर किसी और कंट्री ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, उस टाइम में हमारे जो भी राइट्स हैं वो सस्पेंड कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग कंट्री को चलाएगी। एक होता है इंटरनल आर्म्ड रिबेलिएशन। कहीं भी कंट्री में आर्म्ड फोर्स कहीं भी अगर रेबल करती है, विद्रोह करती है, उस टाइम में भी सबके जो है राइट्स को सस्पेंड कर देंगे, यानी इमरजेंसी पावर्स आ जाएगी, ठीक है। ये पूरी कंट्री में एक साथ लगाया जाता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। दूसरा है ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, प्रेसिडेंट्स रूल, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, यानी राष्ट्रपति जी का शासन होगा। इसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं फॉलो करती, या किसी रीज़न से वहाँ पर भी कोई रिबेल हो गया जो वो स्टेट नहीं संभाल पा रही है, उस केस में उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है यूनियन गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अब उस जगह को हैंडल करेगी, वहाँ के भी जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल यानी इमरजेंसी पावर में जब कभी प्रेसिडेंट रूल लगता है, इसका मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब उस चीज़ को देखेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आएगी। उस टाइम में स्टेट में लगा तो स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को ज़ीरो कर दिया जाता है और सिविलियंस के राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी होती है जब कंट्री में कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटेंड होती है, यानी खतरे की बात होती है कि फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो इस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। हमारी कंट्री में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो इमरजेंसी किसी भी कंट्री के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, वो हमारी कंट्री के लिए अगर लगती भी है तो वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए, ठीक है। अभी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इमरजेंसी पावर आर नॉट एब्सोल्यूट। इमरजेंसी के पावर को एब्सोल्यूट नहीं कहा जाता, यानी उस टाइम में जो भी कुछ होगा वो एकदम से वैल्यूएबल नहीं होगा, उस टाइम बस काम चलाने के लिए इमरजेंसी पावर्स यूज़ किया जाता है। कैन डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओनली ऑन रिटर्न एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो वो जब हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को तभी वो उसको लगाती हैं। और मोस्टली सेरेमोनियल हेड कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द प्रेसिडेंट सिग्निफिकेंट अथॉरिटी और प्रेस्टीज, ये भी जो भी कुछ ये है ये हमारे प्रेसिडेंट को अथॉरिटी और प्रेस्टीज देने के लिए सेरेमोनियल हेड बनाया जाता है, सारा काम इनके नाम पर किया जाता है। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को समझते हैं।
इनका टेन्योर भी बच्चों 5 साल के लिए होता है। दोनों हाउसेस से इनका भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इनका इलेक्शन होता है। ये जैसे ही हमारे कोई वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन वो अपने आप ही बन जाते हैं, इसलिए उनका इलेक्शन नहीं होता। वो ऑफिशियली जब कोई भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे तो वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। पर राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं पर ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, तो जब कभी राज्यसभा में कोई भी वोटिंग होती है तो ये उसमें वोट नहीं करते हैं क्योंकि वो वहाँ के मेंबर नहीं होते हैं। अगर किसी वजह से वहाँ टाई होता है तो कास्टिंग वोट उनकी की जाती है। इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफिस फॉल वैकेंट, डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट का अगर प्रेसिडेंट का कभी ऑफिस खाली होता है यानी प्रेसिडेंट किसी वजह से हट जाते हैं, जो हमारे पास 3 रीज़न है, डेथ होता है या फिर रिज़ाइन कर देंगे या फिर इम्पीचमेंट होगा, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पे एक्ट करेंगे। ये हमने पहले भी किया था, ठीक है। ए न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ, ये भी हमने समझा है कि अगर प्रेसिडेंट का किसी वजह से वो हट गए हैं या डेथ हो गई है उनकी या कुछ भी रीजंस हैं तो 6 मंथ के अंदर अंदर हमारे न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाने चाहिए। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभी प्रेसिडेंट बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, वो सारे पावर्स और प्रिविलेज जो प्रेसिडेंट को मिलते हैं वो उस टाइम में उसको इंजॉय करेंगे, यानी उनको उसी टाइप की सैलरी, उसी टाइप की मेडिकल फैसिलिटी, उसी टाइप के सारे चीज़ें मिलती हैं। अब हम समझते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी हमारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक ये रूल है कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने ही चाहिए, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी एक सर्कल बना लो जिसमें एक आदमी मेन होगा, बाकी जो लोग होंगे वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। इनका काम क्या होता है, एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन परफॉर्मिंग हिज फंक्शंस। जो भी काम वो कंट्री में कर रहे हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं उसके बारे में वो बताना और उनसे एडवाइस लेना प्रेसिडेंट से। ये हमारे इसका काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का वर्क होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि उन्हें हमने इलेक्ट किया है तो वो हमारे लिए आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। लोकसभा का कोई भी मेंबर उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उनसे आंसर मांग सकता है। अभी हम समझते हैं सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन होते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, आपको बहुत अच्छे से पता है प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, जो हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये जो इम्पॉर्टेंट वाले मिनिस्ट्रीज़ है उसको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़। इनके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं इन सब के। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यानी और जो इससे छोटे कम इम्पॉर्टेंस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। तो इन तीनों को मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है इन मिनिस्टर्स का? बिगिन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होगा, उनको कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल होते हैं, वो सिर्फ नाम के लिए उनको अपॉइंट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो सिस्टम बना ही नहीं होता, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो मेजोरिटी पार्टी की होती है, वही लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर किन को बनाना है। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और भी मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब एक प्राइम मिनिस्टर तो चुने गए, अब उन्हीं के एडवाइस पर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी चुने जाते हैं और उनको जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। मेंबरशिप क्या होनी चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट? मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो क्या होने चाहिए? किसी न किसी हाउस के मेंबर होने चाहिए। अगर नॉन मेंबर ऑफ को हम ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं तो उन्हें 6 मंथ के अंदर अंदर क्या करना होगा? इलेक्ट होना होगा। यानी किसी भी वो लोकसभा या राज्यसभा के सीट से वहाँ पर वो दोबारा इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से उनको जीतना ज़रूरी है, नहीं तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैसे होता है?
प्रेसिडेंट हैज़ नो डिस्क्रिएशन, यानी इसको प्रेसिडेंट नहीं बनाते हैं। अभी मैंने समझाया था लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा बिकम द प्राइम मिनिस्टर। मोस्टली जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं वही हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं लोकसभा जब बनती है तब, पर कई बार उसमें से कोई मतलब सब मिल के दूसरे डिसीजन भी ले सकते हैं। इफ़ नो सिंगल पार्टी हैज़ मेजोरिटी द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ ए कोलिशन पार्टीज और अलाउंस। अगर किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिला है तो कोई कोलिशन बनेगी पार्टी की, यानी 2 या 3 पार्टी मिलके कोलिशन करेगी, अलायंस बनाएगी, और उनका जो हेड होगा उसको प्रेसिडेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगी। सच ए गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट, यानी जब एक पार्टी नहीं, एक से ज़्यादा 2, 3, 4 जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सारे मिल के, जैसे कि अभी बीजेपी जो है वो हमारी एक पार्टी हो गई, उसी का एनडीए है तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट, यानी उसके अंदर और बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ और भी बहुत सारे पार्टीज़ जो हैं उनके साथ मिली हुई है। ठीक है, अब इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ऑल मिनिस्टर वर्क एज वन टीम, भले ही मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं पर उनको एज ए टीम वर्क काम करना है, सबको मिल के काम करना है, क्योंकि हर मिनिस्ट्री जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। उनको सबको अपनी इन्फॉर्मेशंस प्राइम मिनिस्टर को देनी होती है और सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करके आगे करनी होती है। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई सभी मिनिस्टर्स जो हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के लिए। अगर किसी एक को भी अगर मतलब रिज़ाइन करना पड़ा तो पूरी टीम को रिज़ाइन करना पड़ता है, दोबारा से फिर हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाती है। ऑल मिनिस्टर्स सिंक और स्विम टुगेदर, मीनिंग दे मस्ट डिफेंड गवर्नमेंट डिसीजन, यानी या तो एक साथ डूबेंगे या एक साथ तैरेंगे, उन्हें क्या है, गवर्नमेंट के डिसीजंस को डिफेंड करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मेजोरिटी गई तो सभी के सभी हटेंगे और दूसरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज बनेगी, दूसरी कैबिनेट बनेगी। 5 है आपके पास फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनका क्या काम होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ कंट्री। सारे जो इम्पोर्टेंट काम है ये तो यही है कि जो भी हमारी कंट्री का एक्सटर्नल और इंटरनल फंक्शंस है, जो भी काम है, पॉलिसीज़ है, वो यही बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल जितने भी डिसीजंस होते हैं इंपॉर्टेंट वो यही लेते हैं। रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वेरियस मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे जो प्रशासन है हमारा उसको ये चलाते हैं। अभी कैबिनेट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम समझते हैं, दे आर नॉट सेम। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम नहीं है। कैबिनेट में हमारे जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ है वही आते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं। डिप्टी मिनिस्टर्स क्या होते हैं, देखो कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जैसे फाइनेंस, फॉरेन, होम मिनिस्टर, ये क्या कहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में जो उससे कम इंपॉर्टेंस वाले मिनिस्ट्रीज़ हो गए। डिप्टी जो है वो इनको या इनको असिस्ट करने वाले मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज़ बनाती है। कैबिनेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स होते हैं, और जो चाहे रूलिंग पार्टी के हो या कोलिशन पार्टी, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हम करने वाले हैं। अभी हमने इतना जो समझ लिया, इन सब में जो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव है अब हम उनकी बात करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द पाइवट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, रियल एग्जीक्यूटिव है, यही सब कुछ कर रहे हैं। एंटायर गवर्नमेंट फंक्शनिंग रिवॉल्व अराउंड हिम और ओके। एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, हम क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारे रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होल्ड करते हैं। In parliamentary system, PM hold the most powerful and important position. अब इनके मेन फंक्शंस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को चुनने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन मिनिस्टर्स को, जिन लोगों को उनको लगता है कि ये काम संभाल सकते हैं, कैपेबल है, और ये जो उनकी पसंद के हैं वो उन्हें ही इलेक्ट करेंगे। PM फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एलोकेट पोर्टफोलियो एंड कैन रीशफल मिनिस्टर, और एक बार सेलेक्ट करने के बाद उनको रीशफल भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं और उनकी जगह पे ला भी सकते हैं। प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब कभी मीटिंग होगी तो उसको कौन करेंगे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही उनको चेयर करते हैं, वो अलग से उनकी मीटिंग होती है। कोऑर्डिनेशन बनाना होता है इनको, कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग एंड वेरियस मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर और डिपार्टमेंट के बीच में इनका काम होता है कोऑर्डिनेट करने का, सबको मिलाने का, समझाने का और काम साथ मिलके करने का, ये लीडर है। एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। क्या एडवाइस करते हैं कि कब हमें सेशन बुलाना है, टू समन
प्रोग्यू कब हमें सेशन ख़त्म करना है, कब हमें लोकसभा को डिसॉल्व करना है। तो ये तो हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट करते हैं, पर प्रेसिडेंट किसके एडवाइस से करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के। तो ये काम तो प्राइम मिनिस्टर का ही हो गया ना। ऑन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी कौन करवाते हैं, चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, ऑडिटर जनरल, एम्बेसडर। जो दूसरे कंट्रीज़ में कितने सारे एम्बेसडर हैं, अपने इंडिया के सारे कंट्रीज़ में एम्बेसडर्स होते हैं, इन सब का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर हुए एक बार बताओ आप लोग, आप कमेंट में लिखो। कैबिनेट में हमारे पास होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। इन सब के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल का काम करते हैं। लीडर ऑफ द पार्टी, ये हमारे पार्टी के लीडर होते हैं, इनके डिसीजंस का वेट होता है, इनके डिसीजंस की वैल्यू की जाती है, इनके व्यूज़ जो होते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिकल व्यूज़, इनकी बहुत ही वैल्यू की जाती है, ठीक है। थैंक यू। माई सेल्फ कल्पना झा, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मुझे कमेंट करें, फिर मैं उसकी वीडियोस बनाती हूँ। ओके।